आने वाले 15 से 20 मिनट आपको फ्री के मार्क्स दिला सकते हैं। एग्जैक्टली एकदम फ्री के मार्क्स। आपको इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री के मार्क्स है। बस आपको इस वीडियो में बताए गए कुछ टिप्स को फॉलो अप करना है। और जो लास्ट में बताए गए कुछ टिप्स हैं वो तो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो टॉपर से लेके बैक बेंचर तक सबके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। टिप्स को जानने से पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल है। तो समझ लीजिए कि आप एक शादी में खाना खाने के लिए गए हैं। वहां पर आपको 3 टाइप की कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि जो खाने का टेस्ट है वो एकदम लाजवाब है, लेकिन वहां पर जो माहौल है वो काफी गंदा सा है। तो ऐसे में क्या आप वहां पर खाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। भले ही खाने का टेस्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपके लिए प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा है, बट जो खाने का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर नहीं है। ऐसे में ये हालत भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। अब जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि एकदम प्रॉपरली आपको खाना सर्व किया जा रहा है, साथ ही में फूड का टेस्ट एकदम प्रॉपर है, इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर डाले गए हैं और एकदम साफ सफाई है, वहां पर कोई भी कुछ जूठा उठा नहीं है। ऐसे में आप खाना खाना बिल्कुल पसंद करेंगे और उल्टा आप तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, कि कितना अच्छे से हमें एज अ गेस्ट ट्रीटमेंट मिला है। यही हाल होता है पेपर्स के साथ में। जब एग्जामिनर्स पेपर को चेकआउट कर रहे होते हैं तो वहां पर भी उनके सामने पे ऐसी 3 कंडीशंस आती हैं। एक में तो आपके पास में कंटेंट यानी कि आंसर, जो कुछ भी आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, मतलब जो कुछ भी आप लिख रहे होते हो, कंटेंट तो प्रॉपर है लेकिन प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं किया गया। ऐसे में आपको भले ही कितने अच्छे से आपने तैयारी की हो, भले ही कितना ही अच्छा आपने आंसर लिखा हो, 5 में से मॉडरेटर 4.5 देगा, ठीक है। वही दूसरी चीज में अगर आपने मान लीजिए कि पढ़ाई ढंग से नहीं की लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छे से किया है, तो अगर आप 2 मार्क्स का भी लिख कर आते हो 5 में से, तो भी आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंटेशन। और जो तीसरा केस वो होता है कि जब आपने प्रॉपरली पूरी आंसर शीट को रिप्रेजेंट किया है और साथ ही में प्रॉपरली आपने अपना कंटेंट को डिलीवर किया है, यानी कि जो पूछा गया क्वेश्चन में वही आंसर किया है अप टू द मार्क, ठीक है, सफिशिएंट तरीके से, तो ऐसे में आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। यही 3 केसेस मॉडरेटर यानी कि एग्जामिनर्स यानी कि इन्विजिलेटर्स जो भी आप कहे या फिर पेपर चेकर्स, ये सारे केस, यही 3 केसेस को साथ में लेकर इवेल्युएट करते हैं। तो जो तीसरा केस है वही हमें यहां पर डिस्कस करना है। कंटेंट आपके पास में होता है वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज होती है जो बिना पढ़ाई, बिना किसी मेहनत के हम जस्ट थोड़ी सी सावधानी बरत के अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं इसके सहारे, ठीक है। जो एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि अगर आपने पेपर अच्छे से प्रेजेंट किया है तो ना चाहते हुए भी मॉडरेटर तारीफ करेगा ही करेगा, भले ही आपका आंसर गलत हो या फिर इनकम्प्लीट हो, लेकिन आपने प्रेजेंट तो अच्छे से किया है। लेकिन अगर आपका आंसर में वो चीज नहीं है जो मॉडरेटर को चाहिए और भले ही आपने कितने भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है तो भी बात नहीं बनने वाली। तो ऐसे में आपको प्रॉपरली अपना आंसर डिलीवर भी करना है और प्रेजेंट भी करना है, तब आप 100 में से 100 मार्क्स गेन कर सकते हो। जितना आसान आप मॉडरेटर का काम करोगे उतने ज्यादा चांसेस है आपको अच्छे मार्क्स मिलने के। तो आज की हमारी टिप नंबर 1 है चूज क्वेश्चंस वाइसली। यानी कि सपोज कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं और उसमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे चूज आउट करना है। ये मेन काम होता है जो कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही कर लेना चाहिए और उनको मार्क कर लेना चाहिए क्वेश्चन पेपर में कि आप कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हो। अब आपको जो काम करना है आंसर शीट में वो ये करना है कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिनके बारे में आप 100% श्योर हो। सेकेंड टिप है हमारी नीट एंड लेजिबल हैंडराइटिंग। देखिए आपने कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना लिखा हो, लेकिन जब तक के एग्जामिनर उसको पढ़ ही नहीं पाएगा वो यूजलेस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने ये लिखा बी, ये कर्सिव राइटिंग का बी है। अब अगर मैं इसे जल्दी जल्दी में लिख दूं, देखिए ये क्या हो गया, अब ली, दोनों में कितना फर्क हो जाता है, ये बी नहीं अब ये ली हो गया, मतलब ही बदल गया दोनों का। या फिर मैं कहूं इसका तो कुछ मतलब ही नहीं आया। सेम ऐसा केस हो जाता है जब आप एकदम फ्लो में लिखते जाते हैं। थोड़ा स्पेस देकर लिखिए और प्रॉपरली लिखिए ताकि आपने जो लिखा है वो सामने वाले को पढ़ने में तो आए। ये मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। इसीलिए तो, और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, खास करके मेडिकल वाले भी, इसीलिए मेडिकल स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग काफी खराब होती है। आपने डॉक्टर्स की देखा होगा वो ऐसे कुछ भी कुछ लिख देते हैं और फिर
डिट्टो आपको जब मेडिकल स्टोर वाला पढ़ता है तो उसे समझ में आती है और किसी को नहीं आती, ठीक है। ऐसा लेकिन आपके साथ में नहीं होना चाहिए। आपका जो केस है वो मॉडरेटर के साथ साथ में हर किसी को पढ़ने में आए इतनी अच्छी तो हैंडराइटिंग लिखी है। तीसरी टिप है हमारी पैराग्राफ एंड स्पेसिंग। देखिए इसका बहुत महत्व हो जाता है खास करके लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस में, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं जैसे 5 से 10 मार्क के लिए जो आते हैं, बड़ी बड़ी मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे हो गया, आपके 9th और 10th लेवल पे, तो वहां पर आपको 4 से 5 मार्क के लिए जो आंसर लिखने होते हैं वहां पे जनरली आपको 3 से 4 पैरा लिखने पड़ते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप प्रॉपरली स्पेस देकर लिखें, क्योंकि वहां पर जो एग्जामिनर है वो ये भी देख रहा होता है कि कहां कहां पे कितना कंटेंट डिलीवर हुआ है। एक पैराग्राफ में एक मेजर आइडिया आना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चीजें एक्सप्लेन करना है तो एक पैराग्राफ में एक चीज, एक पैराग्राफ में एक चीज, एक पैराग्राफ में एक चीज, ऐसा ऐसे करके आपको 3 पैरास लिखने हैं और वो पैरास टाइप दिखने चाहिए। जनरली क्या होता है, यहाँ पर से ऐसा लिखना, ये यहां से लिखना अपन ने चालू किया, ऐसा 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 लिखते जा रहे लिखते जा रहे, ऐसा नहीं। ये यहां से अपने को एक पैराग्राफ शुरू होने के पहले थोड़ी सी स्पेस देना है, फिर ये यहां तक के एक पैराग्राफ अपना खत्म, अब नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए फिर से थोड़ी सी स्पेस, फिर दूसरा पैराग्राफ खत्म, ऐसा करके चलना है। और साथ ही में जो आपके लेटर्स हैं, जो आप लिख रहे हैं वर्ड्स, उनके बीच में प्रॉपरली स्पेसिंग होना चाहिए। जनरली आपको क्या बताया गया है छोटी क्लासेस में, एक फिंगर की स्पेस होना चाहिए 2 वर्ड्स के बीच में। मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक ही फिंगर आप ऐसे गिन गिन के लिखो, ठीक है, बट कम से कम इतनी स्पेस तो होना चाहिए कि 2 वर्ड्स को डिस्टिंग्विश किया जा सके कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगली चीज है हमारे पास में बुलेटिंग। बुलेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, क्योंकि जब बोर्ड में आप आंसर्स लिख रहे होते हैं ना तो मोस्टली आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप एक चीज को मतलब अच्छे से पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करें। उसके लिए जो सबसे बड़ी गलतियां होती है, इसमें जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो तो सिमिलर टाइप के नंबरिंग करना। यानी कि सपोज कर लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आप ए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे पता है नंबरिंग कैसे की जाएंगी। यहाँ पर जैसा आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1 ए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फिर से 1 पॉइंट, ये गलत है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो डेसिमल वाला 1 है वो वाला 1 और फिर स्मॉल ए, इसका सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ए, आप इसमें जो आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो फिर आप पॉइंट वाइज ऐसे डिस्टिंग्विश कीजिए रोमन नंबर से, ठीक है। रोमन नंबर 1 यानी क्या हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 1 फिर पॉइंट नंबर 2 ऐसा। अब इसमें जब आप एग्जांपल्स देंगे तो आपको क्या करना है, या फिर मान लीजिए कि आप इसमें कोई टॉपिक के सहारे एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि आपको बोला जाए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, एग्जांपल्स, जो कुछ बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना है ऐसा दे देना है, एक ऐसा बुलेट बना दो, वहां पर लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब फिर उसके अंदर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा 5th पॉइंट, पहले पॉइंट में लिख दो आप स्टेटमेंट, दूसरे पॉइंट में लिख दो आप एग्जांपल्स, तीसरे पॉइंट में लिख दो इससे क्या मिल रहा है अपने आप को, बस ये 3 चीजें, इफेक्ट्स एंड रिजल्ट्स, ऐसी आपने 3 चीजें लिख दी। ऐसे आपको आंसर प्रॉपरली बुलेट करके लिखना है। ये बोर्ड लेवल के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में फॉलोअप करें, लेकिन जहां जहां आप कर सकते हैं ऐसा करें। ऐसे में क्या होता है कि चेकिंग में मॉडरेटर को ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि उसको सब कुछ पॉइंट वाइज दिख रहा होता है आमने सामने पे। अब उसको कंटेंट ढूंढना नहीं है, उसके सामने पे रखा है, बस उसको देख के चेक करना है। 5वीं चीज है सब हेडिंग। देखिए सब हेडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हर जगह पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, तो अब हमने सब हेडिंग क्या दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर उसके नीचे पे कंटेंट लिखना चालू किया था। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, 3 चीजों के ऊपर पे आपको अपने साइंस क्वेश्चन दिया हुआ है, इन तीनों में आपको कुछ पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना है जो कि क्वेश्चन दिया हो। व्हाट इज फोर्स, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, ऐसे करके वर्क और एनर्जी के साथ में भी है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं, फोर्स इज दिस एंड दैट, एग्जांपल आर दिस एंड दैट एंड देन इट इज अप्लाइड हियर एंड देयर, दिस आर द टाइप्स, ऐसे करके इतना लिख दिया। फिर वर्क, फिर एनर्जी, एनर्जीज आर दिस टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक वगैरह वगैरह, जो कुछ ऐसा बस धड़ाधड़ लिखते गए। क्या पता चल रहा है भाई, क्वेश्चन में तो अच्छे से पूछा गया ना कि व्हाट आर फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ऐसा क्वेश्चन है। अब आपका काम क्या है, उसे प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करो, अच्छे से प्रॉपर्ली सब हेडिंग डालो। जैसे कि फोर्स है तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ए अपना सब पार्ट है, अब वहां पर अपन ने क्या डाल दिए, कैपिटल रोमन 1 डाल दीजिए, फोर्स। अब इस फोर्स में पॉइंट्स 1 2 3 4 इतना। अब फिर सेम क्या करना है, अभी आपको वर्क के साथ में सेम काम करना है, ऐसा करके आप लिखिए। और कोशिश कीजिए कि आप सब हेडिंग्स को ब्लैक में लिखिए,
इससे क्या होता है कि डायरेक्ट मॉडरेटर को दिख रहा होता है, उतना कंफ्यूजन नहीं होता। अगर आपके एग्जाम में अलाउ है तो जनरली यूनिवर्सिटी लेवल में क्या करते हैं कि ब्लैक एंड ब्लू डॉट पेन्स आर अलाउड। तो मैं क्या करता था, ब्लैक पेन से अपन ने सब हेडिंग लिख दिए, ब्लू पेन से कंटेंट, ब्लैक पेन से सब हेडिंग, ब्लू पेन से कंटेंट, ऐसा अगर आपको करना है तो। नहीं तो ब्लू पेन भी सफिशिएंट है, बस आप प्रॉपरली बुलेटिंग कर दीजिए और सब हेडिंग देके यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए। अगली चीज है हमारे पास में एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स के साथ में दिक्कत क्या है कि लोग जब लिख रहे होते हैं तो एग्जाम्पल्स को साथ ही में लिखते चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये ऐसा कंटेंट लिखा है पैराग्राफ फॉर्मेट में, तो यहाँ तक के तो अपना कंटेंट हो गया, यहाँ पर फिर फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखना चालू कर दिया। ऐसा मत किया करिए। एक्चुअली जब बोला जाता है क्वेश्चन में एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो आप यहाँ तक की कंटेंट लिख लीजिए, अब अगले पैराग्राफ से या फिर अगले लाइन से आप एग्जाम्पल्स को लिखना चालू कीजिए। इससे क्या होता है एग्जाम्पल्स अलग से हाईलाइट हो जाते हैं। साथ ही में अगर आपको बोल रहा है कोई छोटे छोटे एग्जाम्पल है, जैसे गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, 2 टाइप के आपको एनर्जी का एग्जाम्पल देना है, तो इसमें कंफर्म है कि आपको 2 ही टाइप का देना है, तो अब आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2, ये हो गई अपनी 2 टाइप। लेकिन अगर बोल रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स या फिर एक्सप्लेन बाय गिविंग सम एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नंबरिंग ना दें, बल्कि डायरेक्टली लिखें। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तब आप दे सकते हैं 1 2, लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टेट करना है तो दिस एंड दैट, बस इतना इनफ है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है हमारे फॉर्मूलेस। देखिए फॉर्मूलेस में दिक्कत क्या है, बहुत से लोगों को पता तो रहता है कि किसी चीज का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपन ने ऐसा किया, ठीक है, एक्सेलरेशन के ऊपर पे आ गया v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखकर आ जाते हैं बस। अब ये जो फॉर्मूला लिखा गया है तो इसमें जो टर्म्स है उसको स्पेसिफाई भी करना होता है, वेयर a is equal to this and that, v is this and that, u is this and that, t is this and that, ऐसा स्पेसिफाई कर दीजिए। इससे पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको आता है तो टाइम है, तो अगर टाइम कम है तो ये बिल्कुल ना करें, और अगर आपको नहीं आता है तो भी ना करें। नहीं आता होगा तो क्या होगा कि आपने u की जगह पे कुछ और लिख दिया, मान लीजिए कि u तो ऐसे होती है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन आपने कुछ सिर्फ वेलोसिटी लिख दिया, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है, इनिशियल और फाइनल नहीं पता आपको, तो अब आप उनको स्टेट मत कीजिए। इससे क्या होता है हमारे ऊपर पे हम अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, क्योंकि हमने गलत चीज बता दी। सही तो पता नहीं था, हमने गलत चीज स्पेसिफाई कर दी। अगर आपको सही पता है तभी आप ये काम कीजिए फॉर्मूले के साथ में। साथ ही में अगर कोई फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे नंबर दे दीजिए, उसे हाईलाइट करिए, बॉक्स कर दीजिए या फिर अंडरलाइन कर दीजिए। मैं सजेस्ट करता हूं अंडरलाइन मत कीजिए उसको, बल्कि बॉक्सिंग कर दीजिए, ब्लैक पेन या फिर पेंसिल से या फिर ब्लू पेन से कर दीजिए, लेकिन बॉक्सिंग कीजिए। फॉर्मूले ऐसे में अलग से हाईलाइट हो जाते हैं। अगली प्रेजेंटेशन में 4 चांद लगाने वाली चीज है, जो कि हमारी मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और साथ ही में कुछ जगह पे टेबल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई सब्जेक्ट्स के लिए। मैं तो बोलता हूँ हर सब्जेक्ट वाइज ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे आपने टेबल्स, ये चारों चीजें आपने कहाँ पे देखी होंगी, एक वर्बल और नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन में। एक ऐसा कुछ होता था कि मतलब उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में, इंग्लिश में ऐसा होता था कि नॉन वर्बल टाइप का दिया है, अब उसको आपको एक्सप्रेस करना है कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम एक से दूसरे फॉर्म में। तो ऐसा अब यहाँ पर करके हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता के देता हूँ। मान लीजिए आपको एक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, ये टेबल्स के लिए मैं बता के दे रहा हूँ। जनरली टेबल्स में क्या करते हैं अपन कि एक कॉलम में एक चीज लिखते हैं, फिर सेकंड कॉलम में जस्ट उसी से रिलेटेड डेटा को अपन लिखते जाते हैं। तो मान लीजिए अपने को कहीं की जीडीपी लिखना है, ठीक है, इंडिया की ईयर 2001, या अपने ईयर लिख दिया। ये सोशल साइंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए 2001, 2002, 2003, ठीक है। ऐसे में अपन ने लिखना चालू किया, यहाँ पर लिख दिया अपन ने जीडीपी, यहाँ पर अपने 1 2 3 ऐसा कुछ ना कुछ लिखे, परसेंटेज में आई। अब ये क्या हो रहा है, अपना डायरेक्ट डेटा कन्वे हो रहा है, डायरेक्ट। इसमें अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और अपना टाइम बच रहा है। ये टाइम बचाने के लिए ये चीजें आना बहुत जरूरी है, टाइम बचाने के लिए, और साथ ही में ये क्रिएटिविटी भी दिखाती है। तो अगर आप ऐसे एक्सप्रेस करते हो तो मॉडरेटर का काम और आसान हो रहा है। देखिए डायरेक्ट है, हाँ, लेकिन इंग्लिश जैसी चीज में ऐसा मत कीजिएगा, वहां पर लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट होती है। साइंस में ये सब चलता है, क्योंकि ये सब समझ जाते हैं कि सामने वाले के पास में नॉलेज है, तो बस उनको ना बस ये देखना रहता है। अब डायग्राम्स में क्या होता है, जनरली डायग्राम्स तो अपन बना लेते हैं एक तो, लेकिन मतलब प्रॉपरली लेबल नहीं करते। सबसे पहले तो आपको डायग्राम की हेडिंग दे देनी है कि क्या है। हेडिंग अपन हमेशा जो टाइटल रहता है डायग्राम का
वो ऑन द बॉटम देते हैं, डायग्राम के नीचे पे देते हैं, और फिर जो डायग्राम बनाते हैं उसको प्रॉपरली लेबल करते हैं, साथ ही में प्रॉपरली साइज के साथ में। ये मैथमेटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके ज्योमेट्री ऐसे सब्जेक्ट के लिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अपनी ट्राइंगल बना दिया ABC, जो हो गया अपना एंगल थीटा, जो हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये लिख लो, ये अपना तैयार ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल। अब ऐसी सर्कल के लिए एक सर्कल, यहाँ से C हो गया सेंटर, ये हो गया A पॉइंट, ये C हो गई अपनी रेडियस। ऐसा ऐसे आप प्रॉपरली बना बना के एक्सप्रेस करोगे ना तो ये क्रिएटिविटी लाता है। साथ में फिर होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जनरली इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन हाँ कई जगह पे आप कर भी सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। ये ऐसा जब आपको किसी चीज के टाइप्स बताना रहे तो। मैप्स इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैप्स कौन से साइंस में आते हैं भाई, ये सवाल आता है। तो मैप्स आते हैं आपके सोशल साइंस में। सोशल साइंस में तो एक साइंस ही हुआ ना, तो वहां पर भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पर मैप्स काम में आते हैं। और साथ ही में जो टेबल है वो आप डिफरेंशिएशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो आप टेबल ही इस्तेमाल कीजिए। जब आप कॉलम फॉर्मेट में ऐसा लिखते हैं ना तो डायरेक्टली 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है पॉइंट्स का। काफी मदद मिलती है मॉडरेटर को चेकअप करने में। ऐसा जनरली अगर मुझे कोई पेपर मिले तो मैं तो ये देखूंगा ना भाई, ये सामने यहाँ पर राम है, यहाँ पर श्याम है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। राम थे अपने त्रेता युग के, श्याम थे अपने द्वापर युग के, ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। अब इसी को मैं अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखता हूँ, राम इज फ्रॉम द्वापर युग, राम इज फ्रॉम त्रेता युग एंड श्याम इज फ्रॉम द्वापर युग, तो ऐसे में क्या है, सेंटेंस फॉर्म में जा रहा है भाई, अपना काम तो और लंबा हो रहा है। इजी काम हुई मॉडरेटर को चेकअप करने में, उल्टा और जो इतने में डाटा एक्सप्रेस होना तो और लंबा होते जा रहा है। ऐसा करके आप ये चारों चीजों का इस्तेमाल करके अपना टाइम भी बचा सकते हो और डेटा को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर सकते हो। ये चीज है जो अपने को सुनने में तो काफी और लग रही होंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यह है प्रॉपर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंस का मतलब बदल देती है। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने लिखा पहले लेट्स ईट ग्रैंडपा, ठीक है, अभी मैं यहां पर कुछ भी पंक्चुएशन नहीं दे रहा। अगले में लिखा मैंने लेट्स ईट ग्रैंडपा, ठीक है। अब पंक्चुएशन दे रहा हूं, दोनों में फुल स्टॉप आ गया, यहां पर मैंने डाल दिया कॉमा। देखिए पहला सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है, लेट्स ईट ग्रैंडपा, ग्रैंडपा को ही खा लेते हैं, ऐसा मतलब बन रहा है। और दूसरे में तो लेट्स ईट ग्रैंडपा, वो कोई बच्चा अपने दादा को बुलाने जा रहा है तो बोल रहा है खाना खा लेते हैं दादाजी, ठीक है। और पहले वाले का मतलब क्या आ रहा है, दादाजी को ही खा लेते हैं। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। तो एक कॉमा, एक छोटा सा पंक्चुएशन किसी की जान भी बचा सकता है, इसीलिए पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है। साइंस में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंस का मतलब बदल देता है। मैंने पर्सनली नोटिस किया है, जब मैं बीएससी की टेक्स्ट बुक्स या फिर कोई लैंग्वेज में तो जनरली ऐसा मिस्टेक नहीं होता, बट जब किसी बीएससी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के ऐसे टेक्स्ट बुक्स में अपन कुछ पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहां पे जब ऐसा कुछ पंक्चुएशन मिस्टेक होता है पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है और हम गलत कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साइंस में भी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पंक्चुएशन के बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिले, बट अगर आपको 100 आउट ऑफ मतलब फुल मार्क्स मिल रहे हैं तो इस पे मार्क्स काटने की गुंजाइश है, वही अपने को बस बचाना है यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट फिर भी आपको काफी बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए पूरा देखकर ही जाइएगा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर मत जाना, ठीक है। 2-4 मार्क्स से भी लोग पास आउट होते रह जाते हैं, लोगों की डिग्री अटक जाती है, लोगों का साल बर्बाद हो जाता है। तो 2-4 मार्क्स में अपन क्यों छोड़े अगर सिर्फ 10 मिनट में अपने को मिल रहे हैं। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा सिंपल लैंग्वेज विद कीवर्ड्स। साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टेक्स्ट बुक लैंग्वेज का लोग इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट बुक, बुकिश लैंग्वेज, एज इट इज रट के लिख दिया और एग्जाम में भूल गए। ये सब मॉडरेटर्स चेक ही नहीं करते भाई। मॉडरेटर्स साइंस में क्या आपकी लैंग्वेज चेकअप करने वाले हैं कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो किसी के ऊपर पे? उनको चाहिए सिर्फ फैक्ट्स, कंटेंट, कीवर्ड्स। और कंटेंट है आपके कीवर्ड्स, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, नॉट एनी फ्लावरी लैंग्वेज दैट यू यूज टू इन्फ्लुएंस एनी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। ये दोनों में डिफरेंस समझिए। इंग्लिश लैंग्वेज वाले को क्या चाहिए कि आपको लैंग्वेज को कितनी पकड़ है, वो ये चेक करेंगे, वो कंटेंट पे उतना फोकस नहीं करते, ठीक है। लैंग्वेज को कितनी अच्छे से समझ रहे हो आप, इंग्लिश लैंग्वेज वाले टीचर्स वो चेकअप करेंगे। साइंस के टीचर्स ये चेकअप करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ रहा है। और कॉन्सेप्ट आपको समझ रहा है मतलब क्या, कीवर्ड्स होनी चाहिए, प्रॉपर्ली सेंटेंस में एक्सप्रेस कर दिए। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लगती, कोई एकदम फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लगती, कोई हाई फाई इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल 10वीं की इंग्लिश जितनी लेवल की लैंग्वेज भी अगर आपको आती है ना, आप ग्रेजुएशन लेवल का अच्छा खासा पेपर लिख सकते हैं।
इसकी गारंटी है। और मोस्टली लोग ऐसा करते भी है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन करने जाते हैं ना, वो कहीं से पीएचडी करके नहीं आए, ना ही वो कोई एकदम हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। वो सिंपली जो कुछ भी उनको एनवायरनमेंट मिलता है, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो छोटा मोटा कॉलेज हो, या फिर कहीं गांव खेड़ का कॉलेज हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बस 10th लेवल तक की लैंग्वेज लिखो, प्रॉपरली कीवर्ड्स, प्रॉपरली जो कुछ आपको समझ रहा है उस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दो, दैट्स इट। उम्मीद है अब आपको समझ गया होगा कि ये सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। यानी कि CO2 अगर आप लिख रहे हैं तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे वाओ सो क्यूट CO2, हाउ क्यूट यू आर, यू लुक सो नाइस, ये सब थोड़ी लिखना है भाई। उनको क्या चाहिए, फैक्ट चाहिए ना। CO2 में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कौन सी होती है वो लिखो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो लिखो, ऑक्सीजन CO में साथ ही में वो एलिमेंट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो लिखो, ये सब फैक्ट्स है। अब अपने को फ्लावरी लैंग्वेज थोड़ी चाहिए, वो कैसा दिखता है, क्या करता है, वाह कितना अच्छा दिखता है, ये सब थोड़ी चाहिए भाई। जो काम का है वो लिखो बस, कीवर्ड्स के साथ में, हो गया अपना काम। अगला है हमारा पॉइंट, हाईलाइट और बॉक्स दी आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हो ना, हाईलाइट कर दो आंसर को, ऐसा बॉक्स में डाल दो दिस एंड दैट। उससे क्या होता है कि सीधे सीधे आंसर समझ में आ रहा होता है। या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेप है, कोई थ्योरम आप इस्तेमाल करो तो उसको डाल दो बॉक्स में। हाँ, पूरे न्यूमेरिकल को एकदम बॉक्स में नहीं करना। मैं सजेस्ट करूंगा जो जो बस पूछा गया है उन चीजों को, उन क्वांटिटीज को आप बॉक्स अप कर दो या फिर हाईलाइट कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि वो अलग से दिखाई दे। अगली चीज है हमारी यूनिट कन्वर्जन। देखिए यूनिट कन्वर्जन ये एक ऐसी मिस्टेक है जो छोटे से छोटी क्लास से लेकर बड़े से बड़े गेट, जेई और ना जाने कितने लेवल तक के होते रहता है। ये ऑब्वियस सी और कॉमन मिस्टेक है बहुत ही। ग्राम में दिया है तो अपन उसको केजी में अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना चालू कर देते हैं, मीटर का सेंटीमीटर, ऐसा होता रहता है। जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर रहे हैं तो आपको उसमें सबसे पहला काम तो यूनिट कन्वर्जन का ही करना है। और जब भी जो कोई भी आपका आंसर आता है, फिजिकल क्वांटिटी आती है, एनर्जी आती है, तो जो कुछ भी मैग्नीट्यूड आ रहा है उसके सामने पे जूल लगाओ, ऐसा यूनिट डालना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट आप नहीं डालते उसमें भी आपका आधा मार्क्स कट होता है, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है न्यूमेरिकल पैटर्न। यहां से जैसा कि मैंने आपको बता कर दिया था कि वीडियो के लास्ट में कुछ आपको ऐसी टिप्स मिलेगी जो कि आपको बहुत काम की, और ये बैक बेंचर से लेकर टॉपर, मिडिल मतलब एवरेज स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के काम की है। तो देखिए न्यूमेरिकल पैटर्न क्या होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करते हैं ना, तो एक जनरल पैटर्न होता है। दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक तो आपको किसी चीज को प्रूव करना है, दूसरा कुछ फाइंड आउट करना है। दोनों में देखिए कैसे अप्रोच करना है। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना तो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होता है। देखिए कैसे करना है आपको। इसके लिए क्या करना है कि मैं यहाँ पर रेड और ब्लैक ऐसा दो पेन ले लेता हूं। आपको क्या करना है, ब्लैक पेन में कुछ हेडिंग्स देते हुए लिखना है। ये जैसा अपन गिवन डेटा हो गया, गिवन के बाद में होता है टू फाइंड। अब क्या फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन। अब एक कंस्ट्रक्शन के बाद में क्या करना है, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, और फिर हो गया अपना जितना भी आपका जो कुछ भी आंसर आया, फिर आया आपका आंसर। ये 5 स्टेप आपको फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। गिवन का मतलब जो कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस गिवन होगा और टाइम गिवन होगा, वहां पर आप लिख देंगे डिस्टेंस और टाइम। फाइंड आउट करना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नोटेशंस भी आप लिखते जाएंगे। अगर आपका कुछ अजम्पशन है कि आप अगर कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं तो गिवन डेटा के बाद में यहां पर कंस्ट्रक्शन के बाद में आ जाता है आपका असम्पशन, सॉरी कंस्ट्रक्शन के बाद में। यानी कि आप कुछ ना कुछ अज्यूम कर रहे हैं। लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस एंड दैट, लेट एक्स बी द नंबर, लेट एक्स बी दिस एंड दैट, ऐसा जो कुछ भी आप अज्यूम करते हैं उसको लिखना है फिर कंस्ट्रक्शन के बाद में। कंस्ट्रक्शन जनरली ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में आता है। यहां तक आपको क्लियर है। सोल्यूशन क्या होता है, जब अपन जो मेन प्रोसीजर है उसको कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं सोल्यूशन। अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ नहीं भी आता है और अगर आप इतना करके आते हैं यहां तक के, अगर आपको कुछ सॉल्व करने भी नहीं आते और ये सॉल्यूशन की अगर आप सिर्फ पहली स्टेप भी लिख देते ना तो भी आपको आधा से 1 मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क आपको बिना मेहनत के मिल रहा है, फ्री में एकदम। और फिर जब आपका सॉल्यूशन एकदम पूरा तैयार हो जाता है, आंसर आ जाए तो आंसर के सामने पे यूनिट लगाइए, उसको बॉक्स आउट कर दीजिए। जो कुछ आप फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं उसको लिखिए। फॉर्मूले आप चाहे तो टू फाइंड के बाद में भी लिख सकते हैं, यहां पर एक कॉलम बना के आप फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर हम जनरली क्या करते हैं, फॉर्मूलेस को ऐसा
या फिर हम जनरली क्या करते हैं, फॉर्मूलेस को सॉल्व आउट करते समय जो कुछ भी अपन फॉर्मूला रहता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला और थ्योरम और दिस एंड दैट। ऐसा आप चाहे तो उसको अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेप वाइज लिखते हैं ना तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन बन जाता है। अब प्रूफ में क्या करना पड़ता है, प्रूफ में भी आपको सिमिलर वे में जाना पड़ता है, बस यहाँ पर टू फाइंड की जगह आपको लिखना पड़ता है टू प्रूफ, और यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह लिखना पड़ता है प्रूफ। मैं जानता हूं थोड़ा सा गंदा लग रहा है यहाँ पर देखने में, तो अब अपन एक बार और इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो ऐसे स्टेप्स में आपको फॉलो अप करना है। सबसे पहले लिखना है गिवन, फिर टू फाइंड जो कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है या फिर प्रूव करना है, फॉर्मूला जो कुछ भी आप इस्तेमाल करने वाले। अगर आपको पहले से पता है, यानी कि अगर कोई सिंपल प्रॉब्लम है तो फिर आप फॉर्मूला को पहले लिख दीजिए और फॉर्मूले में नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप कोई फॉर्मूला को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले अपने सॉल्यूशन पार्ट में, तो बस लिख देना बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 फ्रॉम दिस एंड दैट। ठीक है, अगर कोई लॉ इस्तेमाल करने वाला है तो फिर आपको यहाँ पर लिखना चाहिए सॉल्यूशन में, फॉर्मूले को पहले स्पेसिफाई नहीं करने का। फिर एक कंस्ट्रक्शन जो कि जनरली ज्योमेट्री में यूज अप होता है, असम्पशन लेट एक्स बी दिस एंड दैट, या फिर लेट एक्स बी द डिस्टेंस, जो कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है फॉर्मूले में रख के इस्तेमाल करना है। सॉल्यूशन, जब आप कोई भी चीज सॉल्व आउट कर रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। साथ ही में अगर यहाँ पर आपका प्रूफ है तो यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह लिखना है आपको प्रूफ। आंसर, आंसर में क्या करते हैं अपन, जो कुछ भी आपका आंसर आया है, जैसे कि द एनर्जी, हमको एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, तो आपको लिखना है द एनर्जी ऑफ दिस एंड दैट इज, जो कुछ जो अपन ने फाइंड आउट किया है वो लिखना है 10 जूल 20 जूल किलो कैलोरीज, ऐसा जो कुछ भी आपको लिखना है वैसा। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, फिर से बोल रहा हूं। और अगर प्रूफ है तो आखिरी में आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आती है इस पूरी वीडियो की, जिसके लिए आप सबको इंतजार था और आप यहां तक के पेशेंटली सुनते आए, ठीक है, पेशेंटली आपने वीडियो देखा, वो टिप मैं आपको देने वाला हूं जो कि टॉपर से लेके बैक बेंचर तक सभी को काम में आती है। और ये ऑब्वियस सी चीज है हर एक एग्जाम में होना। देखिए, हर एक एग्जाम में ऐसा ना एक पल जरूर आता है कि जब हमारा कुछ ना कुछ लिखने के लिए बचा हो, ठीक है, और टाइम कम हो हमारे पास में, ऐसे में क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूं, और कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं कुछ स्मार्ट टिप से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में एक सिचुएशन है, आपके पास में एग्जाम के आखिरी 10 मिनट बचे हैं और आपको 2 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको पता है कि आपको एक 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 10 मिनट लगता है, तो अब आप ऐसे में क्या करेंगे? जनरली लोग क्या करते हैं, एक 5 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करेंगे, हो गया टाइम पे, दूसरा वाला लिखने को मिला तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको 5 के ऊपर मार्क्स मिल सकते हैं और आप दोनों क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? देखिए कैसे। यहां पर सपोज कर लीजिए अपने पास में कितना टाइम है, 10 मिनट, और क्वेश्चन कितने हैं, 5 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन है, और दोनों के लिए कितना लगता है, 10 मिनट, लेकिन अपने पास में 10 ही मिनट है। ऐसे में आप दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। कैसे करिए वो ध्यान से सुनिए। ये जो 5 मार्क्स वाला जो आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हो, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देकर लिखिए, थोड़ा सा फैला दीजिए अपने आंसर को। अगर आपका आंसर, यानी कि अगर आपको 10 लाइन लिखना पड़ता है एक 5 मार्कर्स के लिए, तो आप उसे 20 लाइन का, मतलब 20 नहीं, मैं कहूंगा 12 से 13 लाइन में लिखिए। इतना उसको थोड़ा सा फैला के लिखिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए, ताकि ऐसा लगे मॉडरेटर को कि आपने थोड़ा सा ज्यादा लिखा है। देखिए जनरली क्या होता है कि कुछ मॉडरेटर्स आपके जो कंटेंट है, जो आपका आंसर है, उसकी लेंथ पर भी मार्क्स दे देते हैं। तो अब आपको लेंथ बढ़ाना है थोड़ा सा आंसर की। आपको क्या करना है, 2.5 मार्क्स का इसमें लिखना है, 2.5 मार्क्स का इसमें लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 2.5 मार्क्स का इसमें लिखना है, 2.5 मार्क्स का इसमें लिखना है। ऐसा लिखना है लेकिन कि 2.5 से ऊपर मार्क्स मिले, वो कला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज अपना फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर मैं इसको इतने में लिखता हूं तो अब मैं लिखूंगा, देखिए मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, हल्का सा फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए ताकि एकदम से मॉडरेटर को लगे भी ना, और थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिंग दे दीजिए। ऐसे में आंसर भी आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साथ ही में फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, तो उसको ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि आपने वर्ड्स कितने लिखे एज पर टू द क्वेश्चन। मतलब फॉन्ट साइज बढ़ाने के साथ साथ में स्पेसिंग दे दीजिए। और अब आता है मेन काम, वो है कीवर्ड्स का। मैंने कहा था ना आपसे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब आपको क्या करना है, जो आप सेंटेंस फॉर्म में लिखते थे उसे आपको कीवर्ड फॉर्म में लिखना है। बस आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई सेंटेंस है तो पूरा सेंटेंस ना लिखते हो, उसके बीच बीच के ना कुछ कुछ वर्ड्स काट लीजिए। जैसे कि द कई जगह पे आता है, द हटा दीजिए, ठीक है। और साथ ही में अगर अ आता है, इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको भी हटा दीजिए।
ऐसा करते करते आप कुछ कुछ वर्ड्स छोड़ के कीवर्ड्स फॉर्मेट में लिखिए अपने आंसर को। तो अब आप ऐसे में अपने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को भी कवर अप कर पाएंगे और साथ ही में दोनों के दोनों आंसर्स को भी लिख पाएंगे। जब आप कीवर्ड्स फॉर्मेट में लिखेंगे और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो मॉडरेटर को ये लगेगा कि आपने पूरा का पूरा आंसर कवर अप किया है। आपने सपोज कर लीजिए इसमें 3 मार्क का लिखा, इसमें 3 मार्क का लिखा। पहले अपने को कितने मिल रहे थे? 5 मार्क। अब अपने को कितने मिल रहे हैं? 6 मार्क। लेकिन 6 भी नहीं और ज्यादा ही मिल रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर अपने को आधा मार्क ज्यादा मिलने के चांसेस है दोनों में। अपन ने कंटेंट को थोड़ा सा फैला के लिखा है इसीलिए। यानी कि अगर आपके पास में टाइम कम है, कुछ नहीं करना आपको, सेंटेंस वाइज मत लिखिए आंसर को, पॉइंट वाइज लिखिए, कीवर्ड फॉर्मेट में लिखिए, जिससे मैक्सिमम चीजें कवर अप हो सके। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल की जगह सिर्फ EX डाल के अपन ने लिख दिया। डायग्राम बनाना है, एक रफ डायग्राम बना दिया। अगर डेटा को इंटरप्रेट करना है एकदम बस टेबल फॉर्मेट में लिख दिया। ऐसा अगर आपको कुछ एकदम सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है तो उसकी जगह अपन क्या करेंगे, ये ऐसा 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 एरो डाल के पूरे के पूरे पॉइंट्स को कवर अप कर देंगे। कोशिश करेंगे सेंटेंस में मिनिमम वर्ड्स हो ताकि मैक्सिमम टाइम आपका बच सके। जो अपना जो आंसर है उसको थोड़ा सा फैला देंगे, स्पेसिंग हल्की सी बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा देंगे, एकदम से भी नहीं बढ़ाना है। जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम जितने मिलने वाले होंगे उससे तो ज्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपको मैक्सिमम टाइम्स वर्कआउट करेंगे, मैक्सिमम टाइम्स, और हर सब्जेक्टिव पेपर के लिए वर्कआउट करेंगे, चाहे वो बोर्ड हो, ग्रेजुएशन हो, 11th 12th हो, आपका यूनिट टेस्ट हो, टर्म्स एग्जाम हो, कहीं की भी हो। साइंस में तो खास करके ये काम करेगा ही करेगा, क्योंकि अब आपने क्या किया, सिर्फ पॉइंट प्रॉपरली पॉइंट्स को कवर अप भी किया है, आंसर भी दिया है आपने, और आपने दोनों के दोनों आंसर को मिनिमम टाइम में खत्म किया, आधे टाइम में खत्म किया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर में 1 से 2 मार्क्स से रिजल्ट रह जाता है, यानी कि पास आउट नहीं हो पाते। ऐसे करते अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप 3 से 4 मार्क्स अपने कटने से भी बचा लो और कुछ थोड़ा बहुत गेन भी कर लो, मतलब 2-3 मार्क्स आप एक्स्ट्रा एड भी कर दो। देखिए, फेल होने के लिए आपको 1 मार्क काफी है और पास कराने के लिए भी 1-1 मार्क्स बहुत होता है। हर 1 मार्क काउंट करता है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, इसीलिए आधा मार्क्स भी काफी है आपको फेल कराने के लिए। मैं ये खास करके उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ जिनको पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं इतना, और ये पूरे के पूरे फ्री के मार्क्स है। इसके लिए आपको कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, बस आपको प्रॉपरली दिमाग लगा के अपने पेपर को रिप्रेजेंट करना है और मार्क्स आपके। इसी तरीके से आप फ्री के मार्क्स ले सकते हो किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में। इसी के साथ आपने यहां तक के इस वीडियो को देख के काफी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट हमारे चैनल सिस्टेमैटिक्स गाइड में मिलता रहता है। यहां तक कि आपने पेशेंटली देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है कि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और ये काफी मदद करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। होप आपके एग्जाम्स अच्छे जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।